बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कलेक्शन इज़ रिफ्लेक्टिंग द लव दैट द फ़िल्म हैज़ गॉट, है ना? अभी शायद मुझे पसंद आई हो, आपको पसंद ना आई हो या वाइस वर्सा आपको पसंद आई हो, मुझे पसंद ना आई हो। बट फैक्ट इज़ के बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में लोगों को पसंद आई है, वो कलेक्शंस ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसमें वापस वही मॉरल पुलिस आई थिंक नहीं बनना चाहिए। सेंसर ने उसको पास किया है, किसी मेकर ने, एक्टर ने, प्रोड्यूसर ने अपनी कन्विक्शन पे एक फ़िल्म बनाई है और लोगों से प्यार मिला है तो अच्छी बात है। हर कोई एकेडमिकली गिफ्टेड हो वो ज़रूरी नहीं है। वो तो अब हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं और आज की दुनिया में अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स देयर इज़ सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन उस इतने अलग-अलग फ़ील्ड अब हो गए हैं, जहाँ पे सब फ़ील्ड में आपको एक स्पेशलाइज़ इंसान चाहिए और उसमें नॉट नेसेसरीली एकेडमिकली वो ब्राइट हो। और फिर बहुत सारे पेरेंट्स मुझे आकर के बात भी करते थे कैजुअली जब कहीं मुलाकात हो जाए किसी पार्टी में या किसी सोशल गैदरिंग में, तो कहे कि ये आपकी पिक्चर देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम हमारे बच्चों को और फ्रीडम देंगे। तो ये वाक़ई हुआ है और लोग आके मुझे ये कह गए तो ये तो और बड़ी तादाद में कह गए। मतलब अगर 50-100 जन आपको ऐसी बातें कर दें तो बहुत बड़ी तादाद हो गई। इतने लोग तो मुझे मिले नहीं होंगे जिनके लाइफ़ में कुछ इस किस्म का कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा और उन्होंने उस पे वो इम्पैक्ट जो हुआ उनको, उस पे उन्होंने कुछ एक्शन ली। तो इट वाज़ रियली सरप्राइज़िंग एंड काइंड ऑफ शॉकिंग एक्चुअली, बट प्लेजेंटली सो क्योंकि बातें तो बहुत बढ़िया ही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि सिनेमा में कुछ चेंजेस आने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इम्प्लीमेंट होता है तो? मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन यार दोस्तों से न्यूज़ पे जो भी हम देखते, सुनते, पढ़ते वहाँ से एहसास हो रहा है कि बहुत सारे चेंजेस तो होंगे और मुझे लगता है एट सम पॉइंट गवर्नमेंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ विल हैव टू कम एंड मॉनिटर एंड उसकी एक within the moral framework whereby which a human is not impacted to such an extent कि वो he he becomes jobless or has to sit at home. Certain aspects of course will have to be accepted because the world is constantly changing and for the better when these technological developments are for the better of the society. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शर्मन जोशी। वेलकम टू एनिग्मेटिक होराइजन। मैं रॉबिन के साथ एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ जिसमें रॉबिन मुझसे मेरी करियर और पर्सनल लाइफ के कम ही सवाल पूछे। अ, उसको लेकर के बातचीत होगी, देखिएगा ज़रूर। 2001 में एक सीरीज 2001 में सीरीज नहीं एक मूवी आती है जिसको बोलते हैं स्टाइल। उसमें एक किरदारों ने ऐसा क्या बोलते हैं इस तरीके से रोल निभाया कि जितने भी टीनेजर्स थे या जितने भी कम उम्र के लोग थे सबने उसको ऐसे एक्सेप्ट किया कि हमें भी इस तरीके से ही रहना है, ऐसे ही बनना है। कुछ समय बाद आती है रंग दे बसंती। रंग दे बसंती में जितने भी एज ग्रुप है, चाहे छोटे हों या मिडिल एज के लोग हों या फिर बड़े हों, सबने उसको अपने पर्सपेक्टिव से उसको मतलब पकड़ा और उसको जीवंत किया कि हाँ, हम भी ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहना चाहते हैं। फिर उसके समय बाद आती है थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में एक किरदार आता है राजू रस्तोगी। राजू रस्तोगी सभी के घर में है, इंडिया में सबके घर में राजू रस्तोगी है। सभी ने उसको अपने अंदर देखा कि हाँ, मैं हूँ इनकी जगह। तो ऐसा ही किरदार उन्होंने निभाया क्योंकि क्रिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कंटेंट वही सबसे अच्छा माना जाता है जिसमें लोग अपने आप को उस कैरेक्टर के अंदर देखें और महसूस करें कि हाँ ये हमारी जगह है, वही कंटेंट सबसे बेस्ट माना जाता है। तो राजू रस्तोगी का जिन्होंने किरदार निभाया था आज वो हमारे साथ हैं। मेरा नाम है रोबिन त्यागी। वेलकम टू एनिग्मेटिक होराइजन पॉडकास्ट एपिसोड। मैं स्वागत करना चाहूंगा सरमन जोशी सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रॉबिन और आपके सारे देखने वालों को मेरी तरफ से मेरा नमस्कार। अ, 3 मूवीज की बात करी, गोलमाल अभी छूट गया लेकिन गोलमाल का हम आगे बात करेंगे सर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है
कि क्या आप ऐसी स्क्रिप्ट को चूज़ करते हैं या आपके सामने ऐसी स्क्रिप्ट आ ही जाती है कि जिसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट हो या सोशल इम्पैक्ट ज़्यादा हो? या आप ऐसे ही चूज़ करते हैं? मुझे ये एहसास है कि हमेशा स्क्रिप्ट ही एक्टर को चुनती है और बस अपने आप ही काम हो जाता है। एक बार एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो अपने आप वो स्क्रिप्ट सारे टैलेंट को अपनी तरफ खींचती है। स्क्रिप्ट की खुद की एक जान होती है मेरे हिसाब से। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा सोसाइटी इम्पैक्ट पे, एक आपका शो जो पॉज़िटिव शो करके आता है, नया भारत सुनहरा अमृतकाल, तो उसको चूज़ करने के पीछे या उसको करने के पीछे क्या मतलब वजह थी कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए? क्योंकि इस तरीके के शो दरअसल लोग थोड़ा 60s में या 60 से ऊपर प्रेफ़र करते हैं कि हाँ, ये सब शो करते हैं हम इसको। मेरा ख्याल है शायद वो ट्रेडिशनली ये रहा होगा कि 60s के ऊपर लोग देखते हैं इस किस्म के शो को। बट मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है देश भर में और इस बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो सारी चीज़ें शो में कही जाती है, अलग-अलग फ़ील्ड को लेकर के सभी फैक्चुअल बेस्ड है। एंड आई थॉट दिस वुड बी ऑफ ग्रेट वैल्यू एंड great information provided to each and every citizen of the country। तो ये बहुत ही प्यारा शो है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद है कि ऑडियंसेस भी देख कर के इस शो से बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे। एक अभी रिसेंट में सर कांग्रेचुलेशंस आपकी एक मूवी आई थी, जो मतलब सब्जेक्ट से हटकर। तो उसमें ऐसा है कि सिर्फ बच्चे को जन्म देना औरत का ही अधिकार नहीं है कि आदमी भी ऐसा कर सकते हैं। हमने एक चाची 420 देखी थी 90s में, तो उस समय हमने फर्स्ट टाइम देखा था कि हाँ, ऐसे किरदार मेल भी निभा सकते हैं या फिर रितेश देशमुख जी ने बहुत कई बार ऐसा निभाया है। तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि हाँ, मुझे भी ये सब करना चाहिए? नहीं, अ, हम सारे एक्टर्स आई थिंक अलग-अलग किरदार हमेशा ढूँढते हैं अलग-अलग कहानियों में और जब भी ऐसी कोई कहानी और किरदार भा जाता है तो हम सभी अ, खुशी होते हैं उस किरदार को निभाने के लिए। कैसा एक्सपीरियंस था सर? बहुत बढ़िया प्यारा एक्सपीरियंस था। मेहनत, मशक्कत में कोई कमी नहीं थी और अच्छे से प्यार से बनी है फ़िल्म। आपने आप क्या बताना चाहेंगे कि हाँ, फीमेल को क्या-क्या फेस करना पड़ता है एक इस जर्नी के थ्रू? आपने सब कुछ वो फेस किया होगा। जी, एक तो मैं फीमेल्स को एक हद तक मतलब बहुत फ़ॉर्च्यूनेट समझता हूँ और अनफ़ॉर्च्यूनेट ये बात है कि उनके बॉडी को बहुत सारे मतलब इफ़ेक्टिवली हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बहुत सारी दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती है पोस्ट प्रेगनेंसी टू गेट बैक इनटू प्रॉपर हेल्थ एंड शेप। तो ये चैलेंजेस तो है, लेकिन साथ-साथ एक जीव आपके अंदर अ, जन्म ले रहा है और वो फिर आपके कोख से निकलेगा 9 महीने के बाद। उसकी उसकी मतलब उसकी खूबसूरती जो है, उसको बयान करना शायद बहुत मुश्किल रहेगा। वो वो सिर्फ़ एक औरत ही समझ पाएगी और जान पाएगी जी। और तभी एक औरत का अपने बच्चों के साथ जो कनेक्शन होता है, वो स्पेशल होता है। फादर्स का भी होता है ये ऑफ़ कोर्स, लेकिन कुछ एक एज अलग-सी होती है। स्टार्टिंग की बात करते हैं सर करियर के आपके, तो ऐसा इंटरेस्ट क्यों आया? घर में सब कुछ देखा कि हाँ, मुझे भी इसी सिनेमा की तरफ जाना चाहिए या ड्रामा की तरफ जाना चाहिए? ऐसा नहीं था कि कोई प्रेशर हो कि नहीं आपको भी इसी में जाना है? नहीं, घर परिवार वाले तो इसी प्रोफ़ेशन में थे। माय फादर वाज़ अ हुँ। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर इन गुजराती थिएटर एंड गुजराती फ़िल्म्स में उन्होंने विलेन का रोल अ वो निभाया है 100 से ज़्यादा फ़िल्मों में। तो अर्ली एक्सपोज़र था इस वर्ल्ड को और एट द सेम टाइम ये
भी समझती कि बहुत ही मतलब आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, तो सोच समझ के इसमें कदम रखना है। लेकिन शुरुआत से ही मेरा दिल हमेशा यही कहता था कि सबसे पहले मैं एक्टर बनना चाहूँगा। और अगर मुझे लगे कि शायद, क्योंकि अब तक मैंने कुछ ऐसा काम किया ही नहीं था जिससे मुझे एहसास हो पहले तो कि मैं शायद ये कर पाऊँगा। और मैंने कहा कि जब भी ये एक्सपेरिमेंट करने जाऊँगा उसके पहले और भी ऑप्शंस ध्यान में रखता हूँ। तो ये ऑप्शंस है कि अगर ये एक्टर नहीं बन पाया तो मैं लॉयर या तो फिर बिज़नेसमैन बनूँगा। लेकिन भगवान की कृपा थी, पहली बार मैंने वो इंटर क्लास प्ले किया और उसमें इतनी मोहब्बत मिली उसी प्ले से। तो इंटर क्लास कॉलेज में कॉम्पिटिशन था, लोग ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे थे, कॉमेडी प्ले था। लेकिन ऐसा हँस रहे थे कि हमें ताज्जुब हुआ कि भई ये हमारे पर हँस रहे हैं कि प्ले की लाइन्स और सिचुएशन पे हँस रहे हैं। फिर जैसे 10-15 मिनट हुए प्ले के, तब एहसास हुआ कि नहीं, ये प्ले को एन्जॉय कर रहे हैं और हमारा काम एन्जॉय कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा ऐसे रही है कि इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। मैं जो समझ आ रहा था उस हिसाब से कर रहा था, वो प्ले मैंने ही डायरेक्ट किया था। तो कोई गाइडेंस के लिए भी था नहीं एज़ सच। तो अपने हिसाब से हम दोस्तों ने मिलकर किया था, बहुत प्यार मिला। और फिर जब बंदा सोचने लगता है ना, तभी गड़बड़ हो शुरू होती है। तो सोचने लगता हूँ, फिर कुछ डायरेक्टर्स, बहुत ही बढ़िया-बढ़िया डायरेक्टर्स से के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे सही रास्ता, सही जर्नी of being the actor that I am today and I was just when I started off, वो सब उनका बड़ा श्रेय है। रंग दे बसंती सर ज़्यादा क्लोज़ है आपके या थ्री इडियट्स? मतलब जिससे मतलब ऐसी मूवीज़ है ये कि हमेशा नाम लेते ही वो सब लोग आपको याद करते हैं कि हाँ, एक किरदार था वो इस तरीके से निभाया गया है। कैसे देखते हैं आप? मतलब कौन-सा ज़्यादा रंग दे क्लोज़ है आपके? रंग दे बसंती में सुखी और थ्री इडियट्स में राजू, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं। बट थ्री इडियट्स एक ऐसी कहानी थी जो अ, ज़्यादा लोगों तक इसलिए पहुँच पाई क्योंकि उसका सब्जेक्ट मैटर ऐसा था। तो इफ़ेक्टिवली आज भी लोग रंग दे बसंती के कैरेक्टर को याद रखते हैं, लेकिन थ्री इडियट्स को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है और उस राजू के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। और ये लक की बात है, मैंने कुछ ख़ास ऐसा किया नहीं था। जो काम मेरे हाथ में था उसको मेहनत मशक्कत से करता था और फिर एक के बाद एक अपने आप काम अपनी तरफ आना शुरू हुआ और ईमानदारी से और मेहनत से वो काम को निभाने की कोशिश की। स्टूडेंट सुसाइड अभी भी मतलब हमारे देश में बहुत ज़्यादा मतलब कम नहीं हुए हैं, बढ़ ही रहे हैं। मूवी के थ्रू हम लोगों ने मतलब आप लोगों ने दिखाना चाहा। तो अभी भी क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी या जो हमारी गवर्नमेंट है, एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से देखना चाहिए कि एक रैट रेस से उन बच्चों को बचाया जाए? या देखो, इसमें गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो अपना काम करेंगी करेंगी जहाँ बच्चों को प्रोत्साहन मिले, बट ये काम बेसिकली मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो घर पे ही हो। पेरेंट्स। सबसे बच्चे की परवरिश ही उस किस्म से हो, उस तरीके से हो, बाय द पेरेंट्स और द ग्रैंड-पेरेंट्स, जो भी घर परिवार के लोग इन्वॉल्व्ड है एक बच्चे को बड़े करने में, तो उसको या वो बच्चे या बच्ची को हमेशा से ये, मतलब मेरे हिसाब से अभी कोई रूल तो राइट और रॉन्ग तो है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ताकि उन पे प्रेशर शुरुआत से ही कम रहे, शायद उनको ये कहना ज़रूरी होगा कि पढ़ाई करनी है, बहुत ज़रूरी है, खेल-कूद भी उतना ही ज़रूरी है। और फिर पूरी मेहनत और पूरी कोशिश के बावजूद आप अगर खेल-कूद में कामयाब नहीं हो पाए या मतलब
क्लास में या स्कूल में या कॉलेज में फर्स्ट प्राइज़ नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, और कोई काम खेल-कूद तुम्हारे बस का नहीं है, या फिर पढ़ाई को भी लेकर ऐसे ही पूरी कोशिश की उसके बावजूद वो नंबर नहीं आए जो आप चाह रहे थे, तो कोई बात नहीं, वो हर कोई एकेडमिकली गिफ्टेड हो वो ज़रूरी नहीं है। वो तो अब हम समझ चुके, जान चुके हैं, और आज की दुनिया में अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स देयर इज़ सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन उस इतने अलग-अलग फ़ील्ड अब हो गए हैं, जहाँ पे सब फ़ील्ड में आपको एक स्पेशलाइज़ इंसान चाहिए, और उसमें नॉट नेसेसरीली एकेडमिकली वो ब्राइट हो। तो ये सब बहुत ही अच्छी बात है आज के जनरेशन के लिए, कि अब उनको किसी एक लाइन में वो मान लीजिए फेल भी हो गए, तो इमीडिएटली यू कैन स्विच टू अनदर लाइन ऑफ वर्क, और उसमें फिर कोशिश कर सकते हो कि आप अच्छा करें। गोलमाल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, गोलमाल मूवी सीरीज़ की, तो एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। गोलमाल में क्या वाक़ई में कुछ गोलमाल चल रहा है? हाँ, नहीं मतलब मतलब गोलमाल आने वाले प्रोजेक्ट्स में आपको हम उसमें देखेंगे या किस तरीके से आई होप आपके सो ऐसा हो, मुझे काम करना है गोलमाल में, अगर ऐसा हुआ तो बहुत मज़ा आएगा। कैसा अटैचमेंट है सर उसके साथ? मतलब वो एक सुपर डुपर हिट एक सीरीज़ है, मूवीज़। जी, जी। अच्छा मतलब प्यार ही है, उस गोलमाल से भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, और अब आने वाले पार्ट्स का मैं पार्ट रहूँ तो मज़ा आएगा। सोसाइटल इम्पैक्ट क्या देखते हैं सर सिनेमा का? जैसे गहरा आपकी है, थ्री इडियट्स थी उसमें गहरा गह इम्पैक्ट था। बहुत गहरा है। ये रियलाइज़ेशन मुझे पहली बार, देखिए कुछ सिनेमा ऐसा होता है या फ़िल्में ऐसी होती हैं जहाँ आप एंटरटेनमेंट करने के साथ-साथ कुछ कह भी सकते हो, और थ्री इडियट्स और रंग दे बसंती शायद उस किस्म की फ़िल्में थी। और कुछ ऐसी फ़िल्में होती हैं जो उसका मकसद ही शेयर एंटरटेनमेंट है, ऑल आउट। आप जाके रिलैक्स हो जाओ, और कुछ ऐसे कहने सुनने वाली कोई बात ऐसी कही नहीं जाती उस फ़िल्म के ज़रिए। तो हर एक फ़िल्म की अपनी-अपनी जगह है, और मेरे एक्सपीरियंस में पहली बार रंग दे बसंती में भी इम्पैक्ट हुआ था सोसाइटी पे, और उनके मोस्ट इम्पोर्टेंटली वे ऑफ प्रोटेस्टिंग, जब रंग दे बसंती पिक्चर रिलीज़ हुई उसके बहुत ही जल्द बाद जेसिका लाल का एक केस हुआ था, जिसमें फिर सभी लोगों ने उस केस को, जेसिका को सपोर्ट करने में, उसके परिवार को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक कैंडल मार्च निकाला था। जेसिका लाल का केस अभी शायद बहुत लोगों को पता ना हो, लेकिन गूगल करेंगे तो पता लग ही जाएगा। और उसके बाद थ्री इडियट्स में जिस किस्म का इम्पैक्ट हुआ था, मेरी पहली बार लाइफ में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना डीप इम्पैक्ट छोड़ सकती है सिनेमा, सोसाइटी और सोसाइटी के मेंबर्स पे। क्योंकि बहुत सारे शख्स ऐसे आए जो मिडल एज ग्रुप के थे, और अपने करियर के बीचों-बीच थे, दे वर डूइंग वेल, बट ये पिक्चर से प्रभावित होकर, इंस्पायर होकर के उन्होंने मुझे आकर के कहा कि मैं हमने डिसाइड किया है कि पैसे तो अच्छे बन रहे, काम भी ठीक चल रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम हमारा मन का ही कुछ करें, और उन्होंने वो करियर छोड़ के उनके मन की जो इच्छा थी, वो करियर पाथ चुना। ये मतलब ये मैंने मतलब आम ज़िंदगी में लोग मेरे, या यार दोस्त हो या कोई दोस्त का दोस्त हो, करीबी लोगों में ये बहुत सारे लोगों को ये इम्पैक्ट हुआ था। और फिर बहुत सारे पेरेंट्स मुझे आकर के बात भी करते थे कैजुअली, जब कहीं मुलाकात हो जाए किसी पार्टी में या किसी सोशल गैदरिंग में, तो कहे कि ये आपकी पिक्चर देखने के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम हमारे बच्चों को और फ्रीडम देंगे। तो ये वाक़ई हुआ है, और लोग आके मुझे ये कह गए, तो ये तो, और बड़ी तादाद में कह गए। मतलब अगर 50-100 जन आपको ऐसी बातें कर दें तो बहुत बड़ी तादाद हो गई। इतने लोग तो मुझे मिले नहीं होंगे जिनको
जिनके लाइफ में कुछ इस किस्म का कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा और उन्होंने उस पे वो इम्पैक्ट जो हुआ उनको, उस पे उन्होंने कुछ एक्शन ली। तो इट वाज़ रियली सरप्राइजिंग एंड काइंड ऑफ शॉकिंग एक्चुअली, बट प्लेजेंटली सो, क्योंकि बातें तो बहुत बढ़िया ही थी। और उन्होंने वो एक्सरसाइज किया अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को और मीनिंगफुल और सब्सटैंशियल विद अ लॉट ऑफ सब्सटेंस जिए, ऐसी कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। सोसाइटल इम्पैक्ट अगर सिनेमा का है, जैसे आपने बताया, पूरा इम्पैक्ट पड़ता है, तो फिर एक्टर की, डायरेक्टर की, फिल्म मेकर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें ऐसा सिनेमा दिखाना है, ऐसा सिनेमा बनाना है कि सोसाइटी उससे प्रभावित हो, लेकिन हाँ पॉजिटिव तौर पर, नेगेटिव पे ना हो। अभी यही बात है, मैं मतलब उसका बैलेंस रखना चाहिए। हम मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एज़ अ कंट्री बहुत एक्सट्रीम पोज़ीशन ले लेते हैं। एक मिडल पाथ करके भी एक जगह होती है, जहाँ यू डोंट नीड टू बी लाइक अ, फुल ऑन एंटरटेनमेंट, जो मीनिंगफुल हो, कुछ सीखो और जाओ। ऐसा ऐसी ही फ़िल्में बनानी है, वो भी ज़रूरी नहीं है। और साथ ही साथ ऐसे ही एंटरटेनिंग फ़िल्म बनाओ जो मतलब आपको एंटरटेन भी नहीं कर रही है और यू नो अ, तो बेसिकली मिडल ऑफ द लाइन, जहाँ आप कुछ सीख सको या बोल सके फ़िल्म कुछ, और एंटरटेन भी कर सके। या तो फिर सिनेमा फाइनली तो एंटरटेनमेंट के लिए मेजॉरिटी ऑफ इट। हर बार ऐसी स्क्रिप्ट भी नहीं मिलती है जहाँ आप यू कैन से समथिंग थ्रू द स्क्रिप्ट। इट्स it's meant, a story might come your way which the writer or the director feels inspired to just make it because it's very entertaining, and that's also wonderful. तो इतना सीरियसली ना ले, वो भी अ, हम जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनको ये अ, एहसास होना चाहिए। और साथ-साथ ये भी एहसास होना चाहिए कि इम्पैक्ट तो होता ही है कहीं न कहीं, तो अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और उसके आगे फिर सेंसर बोर्ड तो है ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सिनेमा में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इम्प्लीमेंट होता है तो? मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन यार दोस्तों से, न्यूज़ पे जो भी हम देखते, सुनते, पढ़ते, अ, वहाँ से एहसास हो रहा है कि बहुत सारे चेंजेस तो होंगे। और मुझे लगता है एट सम पॉइंट गवर्नमेंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ विल हैव टू come and monitor and उसकी एक within the moral framework whereby which a human is not impacted to such an extent कि वो he he becomes jobless or has to sit at home. Certain aspects of course will have to be accepted because the world is constantly changing, and for the better, when these technological developments are for the better of the society, then those will need to be accepted. But there will be areas uh, across the field, not only in entertainment, across the businesses, where कहीं पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी शायद। और वो आई थिंक गवर्नमेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज विल डिसाइड फॉर देमसेल्व्स कि उनको किस सीमा तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एंटर करने देना है और कहाँ पे उनको रोकना है। ओटीटी पर क्या आपका व्यू है सर? ओटीटी क्या सिनेमा का कुछ ऐसा होता है कि जो व्यूवरशिप है सिनेमा की, क्या वो कम हो जाती है ओटीटी पर आने से, या ओटीटी का जो इंट्रोडक्शन हमारा सबसे ज़्यादा कोविड के बाद देखा गया है? आई थिंक ओटीटी के आने से एक ऑप्शन ज़रूर बढ़ गया है टेलीविज़न के अलावा, और अच्छा कंटेंट बन रहा है, अच्छे बजट पे बन रहा है, गुड क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग from the way the film is shot to the kind of actors, mainstream actors now being a part of the cast. तो उससे डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ गया और लोग बाहर जाना कम प्रेफर कर रहे, अनलेस सुनते हैं कि पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी है, तभी वो लोग वेंचर कर रहे हैं। और वो इन अ वे अच्छी बात है, बिकॉज इट्स हेल्दी कंपटीशन। फिल्म्स एंड फिल्म मेकर्स विल हैव टू
and everyone involved in the business will have to work that much harder. और एक बात तो ज़रूर है कि आफ्टर अ पॉइंट आप घर से बाहर तो निकलना चाहोगे, तो तब जाकर के आप जाएँगे तो एंटरटेनमेंट के लिए आप तो या तो पिक्चर देख सकते हो, खाना खाने जा सकते हो, कहीं घूमने, टहलने चले गए। तो दीज़ आर द लिमिटेड ऑप्शंस। तो उसमें पिक्चरें तो बनती रहेगी और अच्छी पिक्चरें चलती रहेगी जैसे पहले भी था। अब थोड़ा कॉम्पिटिशन ओटीटी से थोड़ा बढ़ गया है, तो वो ध्यान में रख कर के करना पड़ेगा। बट ओटीटी मैं तो समझता हूँ soon you will all accept it as not a new form of I mean, it is a new form of entertainment, but it'll be a collective form of entertainment, collection of television, OTT, excuse me, and films, जहाँ आपके पास ऑप्शंस है। आप घर पे बैठ के पहले भी टेलीविजन देख सकते थे, वीसीआर पे आपने लैपटॉप पे आप फ़िल्में देख सकते थे। अब ओटीटी आ गया है, फिर भी आप पिक्चर देखने नहीं जाओगे ऐसा नहीं होगा। ये होगा कि शायद आप कम जाओगे और आने वाले समय में जैसे वक़्त बीतता जाएगा, फिर ओटीटी का जो इम्पैक्ट है वो भी इट विल बी ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन टेलीविज़न, ओटीटी एंड फ़िल्म्स। तो फिर लोग वापस अपने चॉइसेस अ, अपने हिसाब से बदलेंगे और प्रेफ़रेंसेस करेंगे। सभी चीज़ें कोएग्ज़िस्ट हो सकती है, ब्यूटी ये है। एक्टर के पर्सपेक्टिव से बात करें सर, अगर ओटीटी पर एक्टिंग में ज़्यादा एफर्ट्स रखते हैं या फ़िल्म प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस आता है? फॉर्मेट ही अलग है तीनों, तो उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि ओटीटी में बिकॉज़ इट इज़ अ लॉन्गर फॉर्मेट, टेलीविज़न इज़ द लॉन्गेस्ट, तो ये मिड फॉर्मेट कह सकते हैं और फिर फ़िल्म्स आर द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो मिड फॉर्मेट में क्या हो जाता है विद द वंडरफुल बजट्स दैट आर परमिसिबल एंड द वे द कैरेक्टर इज़ एच्ड आउट एंड played out in the writing itself, uh, in the series. There are many colors of the character that you can get to play. तो चैलेंजिंग और एक्साइटिंग हो जाता है ओटीटी पे। टेलीविज़न पे कहीं पे वो लेंथ की वजह से उसकी मोनोटनी आ जाती है। सारे रंग रस होने के बाद देयर इज़ नॉट मच टू डू और वो दायरा थोड़ा फाइनली लिमिट में आ जाता है। ओटीटी चूँकि एक कहानी है 6 एपिसोड 8 एपिसोड की या जो भी है, तो उसमें बहुत सारे रंग निभाने को आपको मौका मिलता है और उसमें बड़ा मज़ा भी आता है। और फ़िल्मों में तो ऑफ़ कोर्स जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। फ़िल्मों में मोर प्रिसाइज़ रहता है कैरेक्टर, अनलेस इट्स अ कैरेक्टर ड्रिवन फ़िल्म तो उसमें ज़्यादा आप उसके कलर्स एंड एस्पेक्ट्स एंड इमोशंस और उस पे आप फ़ोकस कर सकते हैं, बाकी कहानी पे ज़्यादा फ़ोकस रखना पड़ता है। मूवीज़ कुछ हिट मूवीज़ रहती हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटी उसको बोलती है कि इसमें ज़्यादा कुछ वॉयलेंट सीन्स हैं या ज़्यादा कुछ मार-धार, काट-पाट कुछ दिखाया है। मैं रिसेंट फ़िल्म की बात कर रहा हूँ। सोसाइटल एनिमल इम्पैक्ट की भी हमने बात की, एनिमल मूवी, यस सर। जी, मैंने तो एनिमल आपको देखी नहीं है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कलेक्शन इज़ रिफ्लेक्टिंग द लव दैट द फ़िल्म हैज़ गॉट, है ना? अभी शायद मुझे पसंद आई हो, आपको पसंद ना आई हो या वाइस वर्सा आपको पसंद आई हो, मुझे पसंद ना आई हो, बट फैक्ट इज़ के बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में लोगों को पसंद आई है, वो कलेक्शंस ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसमें वापस वही मॉरल पुलिस आई थिंक नहीं बनना चाहिए। सेंसर ने उसको पास किया है, किसी मेकर ने, एक्टर ने, प्रोड्यूसर ने अपनी कन्विक्शन पे एक फ़िल्म बनाई है और लोगों से प्यार मिला है तो अच्छी बात है। रिसेंट की आपकी मूवी की सब मोह माया की अगर बात करते हैं, तो उसमें मतलब बड़े ही अलग तरीके के किरदार में आप मैंने बोला ना सोसाइटल इम्पैक्ट वाली जो मूवीज़ होती हैं, आप उनको करते हैं या आपको ऐसी मूवीज़ ही मिलती हैं कि हाँ, ऐसी स्क्रिप्ट में आप ये सूटेबल हैं? वाली मैंने मुझे करनी थी, मुझे कहानी बहुत प्यारी लगी थी, तो मैंने भी ये मतलब ये फ़िल्म हो, उसमें मेरी भी पूरी कोशिश रही है।
बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी थी। जब बंदा आपके साथ रहता है, इस पिक्चर में आप मेरे पिताजी की बात हो रही है। जी। जब पिताजी आपके साथ होते हैं, आप उनको उनकी वैल्यू समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं और जब वो जाने वाले हैं, तब आपको एहसास होता है कि एक पिता का क्या कॉन्ट्रिब्यूशन होता है तुम्हारी लाइफ में। तो वो कहानी है इसकी और बहुत ही अनोखे तरीके से कही गई है और अन्नू कपूर साहब और मैं इस फ़िल्म में फादर सन का रोल निभा रहे हैं। अनु अनु जी फादर प्ले कर रहे हैं, मैं सन का। अनु जी कैन इज़िली प्ले द सन्स रोल दो बट बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करने में। इतने कमाल के एक्टर है और ऐसे बैंक ऑफ नॉलेज है। खाली फ़िल्म के क्षेत्र में नहीं, हर एक मतलब एस्पेक्ट्स में उनकी समझदारी और नॉलेज से आपको बड़ा फ़ायदा मिलता है। कफर सीरीज की बात करें अगर मोना सिंह मैम के साथ थी एक कभी सीरीज, तो उनके साथ थ्री इडियट्स में भी काम किया। कुछ अटैचमेंट है कि हाँ नहीं इजीली काम कर सकते हैं उनके साथ? ये सीरीज की हम बात करें मोना तो उसमें मोना के साथ अगर मैंने थ्री इडियट्स में काम भी ना किया होता, फिर भी एहसास होता है कि मोना उसके इंटरव्यूज़ के थ्रू, उसके काम के थ्रू एहसास होता है कि उनके साथ काम करना बड़ा आसान रहेगा क्योंकि पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी में मालूम पड़ जाता है कि अ, इसमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है हमारी पर्सनैलिटी मैच होती है और जो हम दोनों ने भी रियलाइज़ किया जब हम कफस की शूटिंग कर रहे थे और आसान था बहुत काम करना उनके साथ। बहुत ही कमाल की एक्टर है वो तो हम सभी जानते हैं। तो अच्छा आपको फ़ायदा होता है जब सामने कोई अच्छा एक्टर अपना रोल निभा रहा हो, तो आप भी इंस्पायर होते हो। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, अगर डिस्क्लोज कर सकते हैं कि हाँ मेरे अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स ये हैं? एक तो अभी तीसरी मंजिल के नाम से फ़िल्म आ रही है। पहले अच्छा, उसका नाम नेटफ्लिक्स चेंज हुआ है कुछ? हाँ। पहले पेंट हाउस थी, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल थी। अब नेटफ्लिक्स के पास नहीं है ये फ़िल्म, अब तीसरी मंजिल हो गया है उसका टाइटल और कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे आएगी मुझे अभी श्योर नहीं है लेकिन आने वाले 1-2 महीने में पिक्चर रिलीज़ होने वाली है। तो वो बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है। मुझे कब से अब्बास मस्तान सर के साथ काम करना था और ये मेरा पहला मौका है उनके साथ काम करने का और मुझे बहुत अच्छा लगा ये फ़िल्म में काम करने में। बॉबी देओल है इस फ़िल्म में, अर्जुन रामपाल जी है, अ, साइरस रोचा एक न्यू कमर है, अपनी मौनी रॉय, ऐसे बहुत सारे दूसरे एक्टर्स हैं। बहुत अच्छा लगा। न्यू कमर कोई भी अगर इस फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में आना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट है जिसका कोई कोई बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, तो आप उसको क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? एक्टिंग स्कूल अगर थिएटर आपके शहर में, सिटी में एक्टिव है तो वहाँ पे ज़रूर जाइए और कोशिश कीजिए आप किसी अ, प्रोडक्शन हाउस के का हिस्सा बन सकें और उसमें फाइनली तुम्हें रोल मिले। ये सब चीज़ें करके आप जब जितने तैयार रहेंगे उतना आसान रहेगा आपको आगे जा कर के टेलीविज़न या फ़िल्मों में या ओटीटी में काम मिलना। तो थिएटर मेरा ऐसा मैं तो थिएटर से आया हूँ, तो उससे बेहतर कोई जगह नहीं है। आपको बहुत सीखने को मिलेगा एज़ एन एक्टर। बिकॉज़ थिएटर का थ्रस्ट पॉइंट या फ़ोकस एक्टर्स पे ज़्यादा इसलिए होता है कि अ, इट्स एन एक्टर्स मीडियम थिएटर। तो डायरेक्टर्स भी बहुत फ़ोकस करते हैं एक्टर कैसे लाइन डिलीवर कर रहा है, इमोशंस कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। तो आपको बहुत सीखने मिलता है थ्रू योर डायरेक्टर। मूवीज का हमने सोसाइटी पे इम्पैक्ट आपसे जाना, बड़ा डिस्कशन किया। सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है सर? बहुत फास्ट चेंजिंग एक प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत जी, ज्यादा मतलब गहरी। है उसका इम्पैक्ट है, उसकी कोई मतलब दो राय नहीं है। शॉर्ट यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस आते हैं
इंस्टाग्राम, रील्स, मैं भी कॉन्स्टेंटली देखते रहता हूँ। उसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव भी जानने को मिलता है और साथ-साथ एंटरटेनिंग भी मिलता है। तो इट्स अ ग्रेट प्लेटफ़ॉर्म अगेन, देयर इज़ नो डिनाइंग दैट। इट्स एन अदर मतलब स्किल सेट। उसमें हर कोई कामयाब नहीं हो सकता है, उसके लिए एक अलग किस्म की समझ और अ, क्या कहते हैं, स्किल चाहिए। अवार्ड्स अवार्ड सेरेमनीज़ की बात करते हैं अगर सर, अवार्ड सेरेमनीज़ जो मिलते हैं, तो उसमें कुछ लोग खुश हो जाते हैं जिनको मिलते हैं, जो नहीं मिलते वो फिर एक आरोप लगाते हैं कि हाँ, कुछ बायस्ड हुआ है ये हमारे साथ। तो आप और क्या वो सोचते आई गेस हैं? आरोप लगा देते होंगे, लेकिन बेसिकली आरोप, मुझे शायद ऐसा लगता है कि आरोप इसीलिए लग रहा है क्योंकि उनको भी चाह है कि उनको भी मिले, तो ओ, आगे जाके मिलेगा, कोशिश करते रहिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, प्लेज़र। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रॉबिन।